हाय गाइस, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रैफिक सब्सटेंस एक्ट के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जल्दी से कर दीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हु आर द पर्सन टू होम द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर अप्लाई। तो यहाँ दिस चैप्टर से चैप्टर 5A से संबंधित है ये। तो चैप्टर 5A के प्रावधान किन व्यक्तियों पर लागू होते हैं पूछा गया है। तो यहाँ पर पर्सन कन्विक्टेड अंडर दिस एक्ट विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 ईयर्स और मोर। तो ऐसा व्यक्ति जो कि 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा के लिए कन्विक्टेड है इस एक्ट के तहत, तो इस पर अप्लाई है चैप्टर 5A। फिर पर्सन कन्विक्टेड ऑफ सिमिलर ऑफेंस आउटसाइड इंडिया। तो विदेश में भी एक समान अपराधों के लिए अगर दोषी ठहराया गया है व्यक्ति तो उस पर भी ये लागू है। और रिलेटिव्स एंड एसोसिएट्स ऑफ द पर्सन मेंशन अबव। तो जो ऊपर जो बताए गए हैं व्यक्ति, उनके अगर रिश्तेदार या कोई सहयोगी है तो उन पर भी लागू होगा। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये चैप्टर जो है फॉरफीचर ऑफ इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी चैप्टर 5 है, जिसमें सेक्शन 68A सबसेक्शन 2 में बोला गया है, चैप्टर अप्लाइज टू ऑल पर्सन कन्विक्टेड अंडर एनडीपीएस एक्ट अब्रॉड और अंडर डिटेंशन ऑर्डर। ठीक है, तो अगर जो भी जिन पर भी ये चैप्टर लागू है वो अगर कन्विक्टेड है एनडीपीएस एक्ट में, अब्रॉड में विदेश में है ना, या किसी भी डिटेंशन ऑर्डर के अंदर, तो उस पर ये चैप्टर अप्लाई हो जाएगा। सेक्शन 68A सबसेक्शन 2A में बोला है कन्विक्शन है जो इंडिया में किया गया है और 10 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा पाने वाले व्यक्ति उस पर अप्लाई है। इंडिया के बाहर जो है वो, ठीक है। और ऐसे डिटेंशन ऑर्डर या अरेस्ट वारंट के तहत भी यहाँ पे जो ऑफेंस इस तरीके की है जो 10 साल या उससे अधिक की सज़ा पाने वाले व्यक्ति है उन पर लागू होगा। ठीक है, इसमें जो क्लॉज इसका DE में बोला है उसके रिलेटिव्स और एसोसिएट जो है वो पर्सन पे भी लागू होगा। ठीक है, प्रेजेंट होल्डर्स ऑफ प्रॉपर्टी प्रीवियसली हेल्ड बाय सच पर्सन अनलेस बोनाफाइड ट्रांसफर है। ठीक है, तो इन इन व्यक्तियों पर ये सेक्शन 68 के तहत A के तहत ये अप्लाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एसोसिएट अंडर सेक्शन 68B। तो जो सेक्शन 68B है उसके तहत जो एसोसिएट जो सहयोगी है उनका क्या सही अर्थ होगा। तो एसोसिएट के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आ जाएंगे जो संबंधित व्यक्ति के निवास स्थान में रहने वाले व्यक्ति, तो इंडिविजुअल रिसाइडिंग इन रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस ऑफ द कंसर्न पर्सन। तो जो संबंधित पर्सन है उसके निवास स्थान में रहने वाला कोई व्यक्ति हो। इंडिविजुअल मैनेजिंग अफेयर्स और अकाउंट्स ऑफ द कंसर्न पर्सन। तो उस कंसर्न पर्सन के क्या है, उस व्यक्ति के लेन देन और खातों का प्रबंध करने वाला व्यक्ति है। पार्टनर्स, डायरेक्टर्स और मेंबर्स ऑफ फर्म्स, कंपनीज रिलेटेड टू द पर्सन। तो उस व्यक्ति से संबंधित कोई फर्म है, कंपनी का पार्टनर है, डायरेक्टर है या मेंबर्स है, तो ये इन सभी से रिलेटेड जो भी है वो एसोसिएट कहलाएगा। तो यहाँ पे एसोसिएट में आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 68B के अंतर्गत एसोसिएट इंक्लूड्स रेसिडेंशियल, मैनेजरियल, बिजनेस, ट्रस्ट और अदर लीगल रिलेशनशिप विद द कंसर्न पर्सन। और ये कवर करता है ट्रस्टीज, डायरेक्टर, पार्टनर्स, मेंबर्स एंड पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ कंसर्न पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 68C। धारा 68C के तहत क्या प्रोहिबिट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोहिबिट किया गया है, होल्डिंग एनी इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, तो अवैध रूप से अर्जित संपत्ति रखना यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है। सेक्शन 68C सबसेक्शन 1, नो पर्सन टू whom चैप्टर अप्लाइज शेल होल्ड इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी डायरेक्टली और थ्रू एनी अदर पर्सन। तो वो यहाँ पे रख नहीं सकते। ठीक है, सबसेक्शन 2 में बोला है कॉन्ट्रावेंशन रिजल्ट इन द फॉरफीचर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अगर कॉन्ट्रावेंशन किया गया है तो वो जो प्रॉपर्टी जब्त होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाएगी। इसमें एक्सेप्शन दिया है कि प्रॉपर्टी जो एक्वायर्ड की गई है
मतलब यदि संपत्ति जो है ना, ऐसे अरेस्ट वारंट या हिरासत में जो लिया गया है तो आदेश से 6 वर्ष पहले अर्जित हुई हो। ठीक है, तो ऐसी अगर 6 वर्ष पहले हुई है तो वहां पर ये लागू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who may be authorized as competent authority under section 68D। पूछा गया है कि धारा 68D के तहत सक्षम प्राधिकरण कौन हो सकता है। तो इसके तहत हो सकता है कमिश्नर ऑफ कस्टम, कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एनी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट रैंक। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो सकते हैं। सेक्शन 68D के सबसेक्शन 1 और 2 में बोला सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू परफॉर्म फंक्शन अंडर दिस चैप्टर। अथॉरिटीज परफॉर्म ट्रेसिंग, सीजर, मैनेजमेंट ऑफ इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो इन सब पर ये लागू होगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे नोटिफाई करेगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, which steps may be taken under section 68E to identify illegally acquired property। ठीक है, अवैध संपत्ति की पहचान के लिए कौन कौन से स्टेप्स मतलब कदम उठाए जा सकते हैं। तो इंक्वायरी की जा सकती है, इन्वेस्टिगेशन और सर्वे ऑफ पर्सन, प्लेस एंड प्रॉपर्टी, एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड बैंक अकाउंट्स, फॉलोइंग डायरेक्शंस गाइडलाइंस ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये सब किया जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। सेक्शन 68E ऑफिसर empowered अंडर सेक्शन 53 और पुलिस इंचार्ज में ट्रेस एंड आइडेंटिफाई illegally acquired property. Steps includes inquiry, investigation, survey and examination of relevant documents and accounts. नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 68F व्हेन कैन प्रॉपर्टी बी सीज्ड और फ्रोजन। ठीक है, तो इस सेक्शन के तहत संपत्ति कब जब्त और फ्रीज की जा सकती है। तो जब if property is illegally acquired and likely to be concealed, transferred and disposed to frustrate forfeiture। तो यदि संपत्ति अवैध है और उसे छुपाया हस्तांतरित किया जा सकता है, फर्दर forfeiture। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन 68F officer can seize or freeze property likely to frustrate forfeiture, freeze order or effective only after confirmation by competent authority within 30 days। Transfer of property broadly includes trust, lease, mortgage, easement and other legal arrangements। तो यहाँ पर जो बोला है कि अगर जो प्रोसेस है अगर उस पे इफेक्ट पड़ने वाला है तो वो क्या है, अगर ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो छुपाई या स्थानांतरित या बेची जा सकती है तो उस प्रॉपर्टी को क्या उसको फॉरफिट या फ्रीज करके पहले ही रख लेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा जो ऑर्डर है तब तक इफेक्ट में नहीं आएगा जब तक कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने 30 दिनों के भीतर उसके कंफर्मेशन न कर दिया। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में क्या है, मतलब ट्रांसफर किस तरीके से कर सकते हैं, ट्रस्ट के रूप में लीज कर दिया, मॉर्गेज या इजमेंट कर दिया। ठीक, कोई भी लीगल अरेंजमेंट करके उसको मान ले ट्रांसफर कर रहे हैं तो ऐसा करने से पहले मतलब उसको जब्त या फ्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मैनेजेस प्रॉपर्टीज सीज्ड और फॉरफिटेड अंडर दिस चैप्टर। तो चैप्टर 5A के अंतर्गत अगर कोई प्रॉपर्टी को फ्रीज किया गया है, सीज किया गया है, फॉरफिट किया गया है तो उसको कौन मैनेज करेगा। तो उसको जो मैनेज करने वाला होगा वो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 68G सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स ऑफिसर एज एडमिनिस्ट्रेटर नॉट बिलो जॉइंट सेक्रेटरी रैंक, इससे कम का नहीं होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर रिसीव, मैनेज एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टीज फॉरफिटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट पर प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। ठीक है, तो प्रिस्क्राइब्ड रूल के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी को रिसीव कर सकता है, मैनेज कर सकता है, डिस्पोज कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
who may issue a notice calling upon a person to show cause why his property should not be forfeited under this chapter। अब मान लीजिए किसी पर्सन को फॉर उसकी प्रॉपर्टी फॉरफिट की जा रही है, तो वहाँ पे उसको सबसे पहले सुनवाई का मौका दिया जाएगा ना, तो यहाँ पे शो कॉज नोटिस दिया जाएगा कि आप आइए बताइए कि आपकी प्रॉपर्टी क्यों नहीं जब्त करना चाहिए ना। तो इस अध्याय के तहत किसी संपत्ति को जब्त करने के लिए किसी व्यक्ति को कारण दिखाने हेतु नोटिस जारी कर सकते हैं। तो कौन कर सकता है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो करेगा वो होगा कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। ठीक है, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी यहाँ पर नोटिस जारी कर सकता है। एज पर सेक्शन 68H सबसेक्शन 1 में बोला है कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी में इशू अ नोटिस इफ इट हैज रीजन टू बिलीव दैट प्रॉपर्टी इज इलीगली एक्वायर्ड। ठीक है, अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लग रहा है इलीगली एक्वायर्ड की ये प्रॉपर्टी, तो वो शो कॉज नोटिस यहाँ जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 68H नोटिस ऑफ फॉरफीचर इज नॉट सर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो किसे नोटिस नहीं दिया जा सकता है इस सेक्शन के तहत? सेक्शन पर्सन अंडर क्लॉज सी ऑफ 68A सबसेक्शन 2, इस व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। रिलेटिव ऑफ पर्सन अंडर क्लॉज CC, एसोसिएट ऑफ पर्सन, तो इन सभी को नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when can the competent authority declares property forfeited to the central government? तो सक्षम प्राधिकरण संपत्ति को केंद्र सरकार के कब्जे में कब घोषित करेगा? तो आफ्टर कंसिडरिंग एक्सप्लेनेशन टू नोटिस एंड गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। जो शो कॉज नोटिस दिया गया है उसकी सुनवाई होने के बाद, ठीक है, नोटिस दे दिया और उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, उसको अपॉर्चुनिटी दे दी हियरिंग की, उसके बाद ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पर मतलब डिक्लेयर की जाएगी फॉरफिटेड जो प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सेक्शन 68I के तहत ये बोला गया है कि संपत्ति को अवैध घोषित करने से पहले सुनवाई का उचित अवसर देना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको डिक्लेयर करना है इलीगल, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में करने से पहले उसको सुनवाई का मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बियर्स द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट प्रॉपर्टी इज नॉट इलीगली एक्वायर्ड अंडर दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर 5A के तहत ये साबित करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है कि संपत्ति अवैध रूप से अर्जित नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे वो पर्सन अफेक्टेड जो होगा उस पर्सन पर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। सेक्शन 68J क्लियरली स्टेट द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पर्सन अफेक्टेड। तो इसके अनुसार प्रभावित व्यक्ति पर यह साबित करने की जिम्मेदारी है कि संपत्ति अवैध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 68K व्हेन में द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटीज इम्पोज अ फाइन इंस्टेड ऑफ फॉरफीचर, है ना, तो यहाँ पर जो मतलब फॉरफीचर करने की बजाय सिर्फ फाइन ही लगाया जा रहा है, तो ये कब हो सकता है? तो ये व्हेन ओनली पार्ट ऑफ द इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज सोर्सेज इज अनप्रूव्ड, जब केवल अवैध संपत्ति का कुछ हिस्सा साबित ना हो। ठीक है, तो ऐसे केस में वहां पर फाइन लगाया जा सकता है। सेक्शन 68K allow competent authority to offer option to pay fine equal to market value of part of property instead of forfeiture। ठीक है, तो यहाँ पे उसके कुछ हिस्सा जो अवैध प्रमाणित नहीं हुआ है, तो वो जुर्माना लगाने का यहाँ पे विकल्प दिया जा सकता है। Next question, after a notice under section 68H, if property is transferred, what happen? है ना, तो अगर सेक्शन 68 में जो शो कॉज नोटिस के लिए जो दिया गया है ना, उसकी सुनवाई के लिए दिया गया नोटिस दे दिया गया, अब अगर उसके बाद भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी गई है तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पे होगा ट्रांसफर इग्नोर्ड फॉर प्रोसीडिंग एंड नल इफ प्रॉपर्टी फॉरफिटेड। तो प्रक्रिया मतलब जो भी प्रोसेस हुई है जो ट्रांसफर हुआ है उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो फॉरफिट हुई है प्रॉपर्टी है ना, वो उसको नल कर दिया जाएगा। सेक्शन 68M में बोला गया कि किसी भी तरह का हस्तांतरण जब्त होने पर अमान्य माना जाएगा। यदि संपत्ति बाद में जब्त होती है तो हस्तांतरण शून्य और अमान्य होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, who can file an appeal against order under section 68AF, 68I और 68K और 68L? तो इसके खिलाफ अपील कौन कर सकता है? एनी ऑफिसर अंडर 68E और एग्रीड पर्सन, ठीक है, तो ये लोग यहाँ पे अपील कर सकते हैं। सेक्शन 68O में बोला है अलाउज अपील विद इन 45 डेज, जो कि 60 दिन तक एक्सटेंड की जा सकती है सफिशिएंट कॉज के साथ। तो 68O में ये बोला गया है कि अपील 45 दिन के अंतर्गत करना है और किस किस ऑर्डर के खिलाफ होगी? 68F, 68I, 68K और 68L के खिलाफ। एग्रीड पर्सन और जो ऑफिसर है सेक्शन 68E के तहत ये अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटिस अंडर दिस चैप्टर विल नॉट बी इनवैलिड इफ, है ना, तो जो नोटिस दिया है वो इनवैलिड नहीं होगा अगर देयर इज एरर इन प्रॉपर्टी और पर्सन डिस्क्रिप्शन। अगर कुछ डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी और पर्सन के डिस्क्रिप्शन में एरर है तो यहाँ पर इस आधार पर नोटिस को इनवैलिड नहीं किया जा सकता है। Next question, which power of civil court are conferred to the competent authority and appellate tribunal under section 68R? तो सिविल कोर्ट के अधिकार 68A के आर के तहत सक्षम प्राधिकरण और अपीली न्यायाधिकरण को दिए गए हैं। तो कौन कौन से दिए गए हैं? तो यहाँ पे जो है समनिंग एंड एग्जामिनिंग पर्सन ऑन ओथ, रिक्वायरिंग डिस्कवरी and production of document, receiving evidence on affidavit, requisition public records, issuing commissions and other matters. So all of the above is the right answer. Next question. Under section 68S, who can provide information to the competent authority? तो competent authority को सूचना कौन प्रदान कर सकता है? तो competent authority को जो भी information दी जा सकती है, any officer of central or state government, local authorities और officer may furnish suo motu information useful for the purpose of this chapter. तो right option is all of the above. Next question. Which officer are required to assist in the administrator, competent authority and appellate tribunal under section 68T? ठीक है, तो 68T के तहत किसे एडमिनिस्ट्रेटर या सक्षम प्राधिकरण और अपीली न्यायाधिकरण की सहायता करनी होती है? तो राइट ऑप्शन है नार्कोटिक सेंट्रल ब्यूरो ऑफिसर, कस्टम सेंट्रल एक्साइज इनकम टैक्स ऑफिसर, पुलिस एंड अदर स्पेसिफाइड ऑफिसर, ऑल ऑफ द अबव। तो इन सबको एडमिनिस्ट्रेटर, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल की सहायता करनी, असिस्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 68U, व्हाट एक्शन कैन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टेक इफ अ पर्सन फेल्स टू सरेंडर फॉरफिटेड प्रॉपर्टी? यदि कोई व्यक्ति जब्त संपत्ति नहीं सौंपता है तो फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करेगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या कर सकता है? ऑर्डर पर्सन टू डिलीवर पोजीशन टू एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर को कब्जा सौंपने का आदेश देगा। एडमिनिस्ट्रेटर में टेक पोजीशन यूजिंग नेसेसरी फोर्स, अगर वो नहीं दे रहा है तो फिर यहाँ पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर खुद फोर्स लगाकर बल का उपयोग कर कर कब्जा ले सकता है। और पुलिस कैन रिक्विजिशन टू असिस्ट, पुलिस की सहायता मांगी जा सकती है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, within what period can the competent authority or appellate tribunal amend its order to rectify mistake? ठीक है, तो सक्षम प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण है, अगर कोई आदेश में सुधार करना है ना, तो कितने टाइम पीरियड के अंतर्गत आदेश में सुधार कर सकता है? तो ये 1 साल के अंतर्गत, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1 साल के भीतर वो सुधार की अनुमति दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी नोइंगली ड्यूरिंग प्रोसीडिंग अंडर दिस चैप्टर? तो चैप्टर 5 के तहत अगर कार्रवाई के दौरान जानबूझकर संपत्ति ली जाती है तो उस पर क्या पनिशमेंट होगी?
ठीक है, तो जानबूझकर अगर ली गई है तो उस पर जो पनिशमेंट है वो है इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स एंड फाइन अप टू 50,000 रुपीज। तो 5 वर्ष तक की कैद है और 50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, When shall property seized or frozen under this chapter be released? अब अगर कोई प्रॉपर्टी को सीज किया गया या फ्रोजन किया गया है तो वो रिलीज कब की जाएगी, ये पूछा गया है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को डिटेंशन ऑर्डर सेट असाइड और विड्रॉन, तो जो निरोध आदेश है वो रद्द हो गया या वापस ले लिया गया है। पर्सन एक्विटेड और डिस्चार्ज और अरेस्ट वारंट विड्रॉन, तो व्यक्ति को अगर क्या कर दिया, एक्विट कर दिया गया है, ठीक है, या फिर उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है, अपराध मुक्त कर दिया गया है, या फिर गिरफ्तारी आदेश वापस ले लिया गया है ना, अरेस्ट वारंट वापस ले लिया गया है। तो इन दोनों ही केस में जो जब्त की गई प्रॉपर्टी उसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।